गुड इवनिंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका जो आपका लास्ट लेक्चर था। वी हैव गॉन फॉर द एंट्रांस पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नाम का चैप्टर हमने खत्म किया था। उसका जो एंट्रांस था ऑलमोस्ट लास्ट वीक के तीनों लेक्चर्स हमने एंट्रांस के लिए दिए थे। ओके, वी हैव सॉल्व्ड सम ऑफ द एमसीक्यूज। लेकिन मैंने आपको आई थिंक कुछ होमवर्क दिया था, एक पीडीएफ सेंड किया था और आपको बोला था कि आपको ये सॉल्व करके आपके जो आंसर्स की है वो ग्रुप के ऊपर अपलोड करनी है। लेकिन एज पर माई नॉलेज सिर्फ एक या दो ही बच्चों ने वो आंसर की अपलोड किया था, किसी ने वो किया नहीं। तो एक बार देखो, वापस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पीडीएफ आपको वहां पे ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आंसर्स बनाओ और अपलोड करो आपके आंसर्स। पर्पसफुली मैंने आंसर की वहां पे अपलोड नहीं किया है। मैंने आपको बोला था कि आपके जब सारे बच्चों के सॉल्व करके अपलोड हो जाएंगे तब मैं आंसर की अपलोड करूंगा, लेकिन एक या दो ही बच्चों ने अपलोड किया है। तो एक बार इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आज का जो आपका लेक्चर है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन न्यू चैप्टर। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल टिश्यूज। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है सेल का और टिश्यू का, ये आपके 10th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें और कुछ थोड़ा सा एडिशन होगा और कुछ कंसेप्ट्स होंगे जो हम और ज्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली हमको चैप्टर में क्या पढ़ना है। ओके, तो इफ यू कंसिडर द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली आपको पता होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड व्हाट, मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मींस देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। मल्टीसेल्यूलर का मतलब बॉडी कंसिस्ट ऑफ many cells. Okay, so if you consider a body of any which type of organism, multicellular organism, it will be consist of many cells and these cells are of different types. ये जो cells होंगे वो अलग अलग टाइप के cells होते हैं। We are going to consider the human body. हम human body को अगर consider कर रहे हैं तो आपके बॉडी में approximately there are 100 ट्रिलियन सेल्स। बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ओके, आपने मिलियन सुना होगा, बिलियन भी सुना होगा। 1 मिलियन बिलियन जब होता है, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मिलियन जब क्या होगा बिलियन, तो ऑलमोस्ट आपके 10 के ऊपर 18 जीरोस लगते हैं और फिर बनता है आपका 1 ट्रिलियन। और ऐसे आपके बॉडी में बोल रहा हूं कितने सेल्स प्रेजेंट है, 100 ट्रिलियन के आसपास, and they are of 200 different types। 200 अलग अलग टाइप के सेल्स आपके बॉडी में है। ओके, और ये जो सेल्स है दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ये सेल जो है आपके बॉडी में अलग अलग फंक्शन जो है वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने बेसिकली पढ़ा होगा तो हमको पता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके बॉडी में जो सबसे छोटा यूनिट है, जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है, तो ये हमको पता है। व्हाट इज दैट, सेल, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन व्हेन सेल्स फॉर्म द ग्रुप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, टिश्यूज। सेल्स का जब ग्रुप बन जाता है तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, टिश्यूज ऐसा बोलने वाले हैं। द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज गोइंग टू फॉर्म अ ऑर्गन। ऑर्गन्स का जब ग्रुप बन जाएगा तो आपके बॉडी में क्या फॉर्म हो जाएगी, एक ऑर्गन सिस्टम। और इस पूरे ऑर्गन सिस्टम का जो ग्रुप होता है उससे आपका कंप्लीट क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन योर बॉडी। सबसे बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेल। सेल के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम, टिश्यूज। द ग्रुप ऑफ टिश्यूज विल बी कॉल्ड एज ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ग्रुप को क्या बोला मैंने, ऑर्गन सिस्टम। ओके, और ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बनने वाला है, पूरा ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। तो ये अलग अलग सिस्टम जब कंबाइन होंगे देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। पिछला जो एक पार्ट है जहां पे हमने इस लेवल को स्टडी कर लिया है, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जिसके अंदर हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में पढ़ लिया है। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं ऑन द second level of organization. We are interested in what, tissues, and to be specific we are interested in which type of tissues, animal tissues.
आपका जो 11th का सिलेबस है, यहां पे आपको दोनों टाइप के टिश्यूज स्टडी करने हैं, एनिमल टिश्यूज भी है और प्लांट टिश्यूज भी है। लेकिन इसमें इस साल के लिए तो सिचुएशन ऐसा है कि भाई प्लांट टिश्यूज वाला जो पार्ट है वो सिलेबस से हट चुका है, तो हम प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस अभी तो नहीं करने वाले हैं। फिलहाल हमारा फोकस होगा किसके ऊपर? एनिमल टिश्यूज के ऊपर। तो एक और बेसिक चीज समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला कि आपके बॉडी में कितने सेल्स हैं? 100 ट्रिलियन। और कितने अलग अलग टाइप के सेल्स हैं? 200 टाइप्स। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई दिस सेल इनटू ओनली 2 टाइप्स। आपके बॉडी के जो सेल्स है ब्रॉडली हम उनको सिर्फ 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। उसमें जो फर्स्ट टाइप होता है, दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स एंड द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड जर्म सेल्स। क्या किया मैंने? आपके बॉडी के जो सेल्स है उसको ब्रॉडली सिर्फ कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया? 2 टाइप्स में। पहला टाइप जो है वो कौन सा है आपका? सोमैटिक सेल है। और दूसरा जो है वो कौन सा है? जर्म सेल। शायद मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। द वर्ड सोमा मीन्स बॉडी। हमारे बायोलॉजी में ये जो वर्ड है सोमा, इसका मीनिंग क्या होता है? बॉडी। सो ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, दीज आर जनरल बॉडी सेल्स। ये आपके जनरल बॉडी सेल्स है विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये आपके पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, सिर्फ किसको छोड़ के? आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको छोड़ के आपके बॉडी में जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे सेल्स कौन से कैटेगरी में आते हैं? सोमैटिक सेल्स के कैटेगरी में। और ये जो दूसरा टाइप है कौन सा है आपका? जर्म सेल्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स सेल्स एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट एग होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं हम? मेनली ओवरीज। तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स है उनको हम बोलने वाले हैं कौन से सेल्स? जर्म सेल्स, या फिर हम उनको क्या बोल रहे हैं? सेक्स सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो बेसिकली ये 2 टाइप के सेल्स आपको याद रखने हैं। एंड व्हाट वी कैन डू नाउ, these somatic cells of your body further can be classified into 4 types of tissues। अभी आपने बताया कि सर जब सेल्स का ग्रुप बनेगा तो क्या बनेंगे? टिश्यूज फॉर्म होंगे। तो ये जो आपके सोमैटिक सेल्स है, ये सोमैटिक सेल से आगे कितने टाइप के टिश्यूज बनेंगे आपके बॉडी में? 4 टाइप के टिश्यूज, जिसमें द फर्स्ट टाइप ऑफ द टिश्यू इज इपिथेलियल टिश्यू। नाम तो शायद आपने सबने सुने होंगे। Okay, the second type of the tissue is called connective tissue. The third one is called muscular tissue, which can be also known as muscles. And the last type can be called as nervous tissues. जो आपका last type है वो कौन सा होगा? Nervous tissues होंगे। तो आपको इस चैप्टर में इन चारों टिश्यूज को डिटेल में स्टडी करना है। ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है? ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन डिटेल। इन टिश्यूज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी में वो एग्जैक्टली कहां पे पाए जाते हैं, एंड व्हाट आर द फंक्शंस। लेकिन देखो, इतना सब कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमको यह तो पता होना चाहिए कि सर एग्जैक्टली टिश्यू क्या होती है। टिश्यू तो पढ़ना है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? टिश्यू। So I can say it is a group of cells। ये तो सबको पता है, लेकिन सब इतने पॉइंट पे हम नहीं रुकेंगे। ओनली अ ग्रुप ऑफ सेल्स कैन बी कॉल्ड एज टिश्यू, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, जिसका क्या सेम होना चाहिए? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। दे शुड हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर as well as they should have the similar function। तो अगर आपको कोई पूछता है कि what is tissue, तो उसका जो प्रॉपर आंसर है वो है group of cells having similar embryonic origin, structure and what? Function।
अभी स्ट्रक्चर और फंक्शन तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या होता है। इसको एक 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सिंपल है। आप सबको पता है आपके बॉडी में जो मेल गैमेट है वो कौन सा है, स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है वो है आपका एग, या फिर हम क्या बोल रहे हैं उसको, ओवम। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्म एंड एग विल फ्यूज विद ईच अदर, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जब आपका स्पर्म और एग क्या हो जाएगा, फ्यूज, प्रोसेस को क्या बोल रहा हूं मैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद मुझे एक सिंगल सेल मिलेगी जिसको मैंने नाम दिया है जाइगोट। योर लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये कहां से स्टार्ट हुई है, सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, ओके। और फिर क्या होता है, द जाइगोट विल डिवाइड बाय माइटोसिस। अभी माइटोसिस क्या है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है प्रॉपरली, ओके। तो 1 से 2 सेल्स बन जाएंगे, 2 सेल डिवाइड होके 4 बन जाएंगे, 4 डिवाइड होके कितने बनेंगे, 8। सेल्स का नंबर बढ़ते जाएगा, एंड व्हेन देयर आर समथिंग अराउंड हंड्रेड्स ऑफ सेल्स इन द, यू कैन से स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में जब 100 के आसपास सेल्स बन जाएंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हो, एम्ब्रियो ऐसा बोल सकते हो। तो ये जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स इनटू 3 लेयर्स। एम्ब्रियो के सेल्स में बोल रहा हूं, खुद को कितने लेयर्स में अरेंज कर लेंगे, 3। उसमें ये एक लेयर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है इट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, उसको क्या बोला जाता है, एक्टोडर्म। ये जो मिडिल लेयर आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म, और ये सबसे अंदर का जो लेयर आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर्स। सबसे बाहर वाला जो है वो कौन सा है, एक्टोडर्म। मिडिल लेयर को हमने क्या नाम दिया है, मेसोडर्म, और ये जो सबसे अंदर का लेयर आपको दिख रहा है इसको मैंने क्या नाम दिया है, एंडोडर्म। इन्हीं 3 लेयर से आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, आपके पूरे टिश्यूज बनते हैं। तो जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको पता है जो आपकी नर्वस सिस्टम है, ओके, इसमें अंदर आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो कौन से लेयर से डेवलप होती है, एक्टोडर्म से। तो आपके नर्वस सिस्टम का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जो है वो क्या होगा, एक्टोडर्म। आपके बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स आते हैं, ब्लड आता है, कार्टिलेजेस आते हैं। तो ये जो बोन, ब्लड और कार्टिलेज है एक्चुअली दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट, मेसोडर्म। तो अगर आपको कोई पूछता है कि आपके बोन का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है तो आपका आंसर क्या रहेगा, मेसोडर्म। तो ये चीज है आपका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको टिश्यूज की डेफिनेशन बताई है। डेफिनेशन इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, स्ट्रक्चर एज वेल एज व्हाट, फंक्शन। एक और चीज ध्यान में रखनी है आपको, देयर इज वन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हमारे बायोलॉजी में एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली किसको स्टडी करते हैं, सिर्फ टिश्यूज को। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ऐसे स्टडी को आपको क्या बोलना है, हिस्टोलॉजी बोलना है। वापस ये जो वर्ड है हिस्टोस, इसका मतलब होता है टिश्यू, और लैटिन लैंग्वेज में एक और वर्ड है लॉगस। लॉगस का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था बायोलॉजी में सारा वर्ड्स का खेल है। अगर वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए द सब्जेक्ट बिकम्स हाईली इंटरेस्टिंग। तो देखो ये हिस्टोलॉजी जो वर्ड है ये कैसे बना है, 2 अलग अलग वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। लैटिन में हिस्टोस का मतलब क्या होता है, टिश्यूज, और लॉगस का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी। तो हिस्टोस और लॉगस को कंबाइन करके क्या बना दिया, हिस्टोलॉजी। सो अगर कोई पूछेगा कि टिश्यूज के स्टडी को क्या बोला जाता है तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, हिस्टोलॉजी ऐसा बोलने वाले हैं। एंड फाइनली देयर इज वन साइंटिस्ट कॉल्ड बीचैट। इंटरेस्टिंग नाम है, बीचैट नाम का साइंटिस्ट है, ओके। ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द टिश्यूज। टिश्यूज को सबसे पहली बार इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज
फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। इस साइंटिस्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर का पूरा क्या देख लिया हमने? इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया है, कवर कर लिया है उसको। ओके, शॉर्टकट में वापस एक बार ये मैं रिपीट करने वाला हूं विद इन 5 मिनट्स। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इफ यू कंसिडर ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 100 ट्रिलियन ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 200 डिफरेंट टाइप्स। ओके, बाद में आपने देखा किसके बारे में? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन सा है? सेल्स। सेल्स का क्या बनेगा? टिश्यूज। टिश्यूज के ग्रुप से क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन के ग्रुप से बन जाएगी ऑर्गन सिस्टम, और फिर बन जाएगा आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। फिर आपने कहा कि बॉडी में जितने भी सेल्स है वो ब्रॉडली सिर्फ कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। उसमें पहला टाइप होता है कौन से सेल्स? सोमैटिक सेल्स। और दूसरा टाइप होता है कौन से सेल्स? जर्म सेल्स। दोनों का डिफरेंस भी बहुत सिंपल है। जो आपके जनरल बॉडी सेल्स है विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, सिर्फ किसको छोड़ के? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ के, तो उनको आपको क्या बोलना है? सोमैटिक सेल्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलना है आपको? जर्म सेल्स। और दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सेक्स सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और फिर आपने कहा कि ये जो सोमैटिक सेल्स है इनके आगे कितने टाइप के टिश्यूज बनेंगे? 4। उसमें पहला टाइप जो है वो कौन सा है? इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। देन कम्स द मस्कुलर टिश्यू एंड फाइनली कम्स द नर्वस टिश्यू। मैंने आपको यह भी बताया कि इस चैप्टर में हमको यही 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इपिथेलियल टिश्यूज पढ़ेंगे, कनेक्टिव को पढ़ेंगे, मस्कुलर एंड फाइनली व्हाट? नर्वस। बट बिफोर गोइंग टू दैट वी ऑल्सो डिफाइन द टिश्यूज। टिश्यूज को हमने डिफाइन कर लिया। द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में तो सब जानते हैं। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या था वो भी डिस्क्राइब कर दिया मैंने। या तो वो एक्टोडर्म हो सकता है, एंडोडर्म हो सकता है, या फिर मेसोडर्म हो सकता है। तो एग्जैक्टली वो क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। और फाइनली मैंने बताया कि ये जो आपके टिश्यूज का स्टडी है, इस स्टडी को आपको क्या बोलना है? हिस्टोलॉजी। इसको टिश्यूज को सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया? बीचैट नाम के साइंटिस्ट ने, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो ये हो गया आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज। आपके टिश्यूज का जो पहला टाइप है उसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं रिगार्डिंग द इपिथेलियल टिश्यूज। बहुत सिंपल है और चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे कंसेप्ट समझते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, इट विल बिकम मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो देखो, मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी पहला टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहा हूं जो है आपके कौन से टिश्यूज? इपिथेलियल टिश्यूज। सिर्फ 7 से 8 पॉइंट है, अगर वो समझ में आ गए तो पूरा का पूरा टिश्यू समझ में आ जाएगा। इतना सिंपल है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ कितने पॉइंट समझने हैं? 7 से 8 अलग अलग पॉइंट्स अभी आपको बताने वाला हूं। उतने पॉइंट्स अगर अच्छी तरह से समझ में आ गए तो मैं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा क्या समझ में आएगा? सेल्स ऑफ दिस इपिथेलियल टिश्यू, देन दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। जो सेल्स होते हैं वो कैसे है? कॉम्पैक्टली अरेंज है। मान लो ये एक सेल है, इमीडिएटली इसके साइड में ये दूसरा सेल होगा, मे बी ये आपका नेक्स्ट सेल है, ये आपका अगला सेल है। ये सेल की अरेंजमेंट है। देखो, कॉम्पैक्टली का मतलब वो टाइटली पैक होते हैं। ओके, और 2 सेल्स के बीच में बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है। 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ओके, उसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। 2 सेल्स के बीच में जो जगह होगी उस जगह को मैं क्या बोलूंगा? इंटरसेल्यूलर स्पेस। लेकिन यहां पे द इंटरसेल्यूलर स्पेस विल बी एब्सेंट। जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। एक और पॉइंट जो इपिथेलियल टिश्यू का टिपिकल कैरेक्टर है वो भी हमको ध्यान में रखना है। ओके, दैट द सेल्स विल रेस्ट ऑन वन डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। मतलब मान लो कि ये सेल है,
तो ये सेल जो है इसके नीचे एक डबल लेयर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एंड दिस डबल्ड लेयर स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलना है उसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऐसा बोलना है। डबल लेयर होता है, थिन होता है, देन इट इज नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉन सेल्यूलर मीन्स दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल से बना हुआ नहीं है। आप बोलेंगे सर तो फिर किससे बना हुआ है? तो इतना ध्यान में रखना है कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन। किससे बना होता है ये? ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और फिर आगे क्या लिखा है मैंने? प्रोटीन। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का क्या है? ये एक मिक्सचर। एक्चुअली दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेल्स ओनली। ये इपिथेलियल सेल्स ही आपके किसको फॉर्म करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। एंड रिमेंबर वेल, प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से टिश्यूज में मिलेगा? इपिथेलियल। आपके 4 टाइप के टिश्यूज है। इपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, नर्वस भी है। लेकिन इनके अंदर बाकी के जो है कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, वहां पे आपको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से टिश्यू में मिलेगा? आपको इपिथेलियल टिश्यूज के अंदर मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? ये जो आपकी इपिथेलियल टिश्यू है, इट हैज इट्स ओन नर्व सप्लाई। इसको खुद का क्या होता है? नर्व सप्लाई होता है। नर्व सप्लाई मतलब कनेक्शंस विद द नर्वस सिस्टम। टिश्यू जो है वो किससे कनेक्टेड है? आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। खुद का उसको क्या प्रेजेंट होगा? नर्व सप्लाई प्रेजेंट होगा। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट दिस टिश्यू इज अवैस्कुलर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये जो टिश्यू है कैसी है? अवैस्कुलर है। मीनिंग समझाता हूं, बहुत सिंपल है। ओके, 2 वर्ड होते हैं, एक है वैस्कुलर और दूसरा है अवैस्कुलर। वैस्कुलर मींस इट हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई। टिश्यू को खुद का क्या प्रेजेंट है? ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं कि टिश्यू कैसी है? अवैस्कुलर है, मींस इट डू नॉट हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई। टिश्यू को खुद का क्या नहीं होता है? ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो अभी तो बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि सर अगर टिश्यू अवैस्कुलर है, अगर उसको खुद का क्या नहीं है? ब्लड सप्लाई नहीं है, तो अगर ये सेल है और इस सेल को न्यूट्रिएंट की जरूरत है तो वो कैसे मिलेगा? या फिर अगर ये सेल्स को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो सप्लाई कैसे होगा? क्योंकि देखो आपके बॉडी में ये सब सप्लाई करने का काम कौन करता है? ब्लड। मतलब आप जो फूड खा रहे हो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होके कहां पे एंटर करता है? ब्लड में। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, जो कुछ भी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। आप ब्रीदिंग कर रहे हो, एयर अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है लंग्स में से, कहां पे? ब्लड में। हर सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाने का काम भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। लेकिन मैं यहां पे आपको यह बोल रहा हूं कि टिश्यू को तो ब्लड सप्लाई है ही नहीं, तो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे पॉसिबल होगा? तो यह कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। टिश्यू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स विच विल डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब इसके अराउंड ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रहे हैं, बट द पॉइंट इज दिस ब्लड वेसल इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टिश्यू। ये जो ब्लड वेसल है ये डायरेक्टली किसको कनेक्टेड नहीं है? टिश्यू को कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए मैंने कहा डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है। टिश्यू जो है वो कैसी है? अवैस्कुलर है। तो अभी न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा? तो बहुत सिंपल लॉजिक है। मान लो कि ये थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ करता हूं, ये आपकी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। सेल के अंदर भी ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों जगह पे ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। अगर ये ब्लड में कैसा होगा? ज्यादा होगा, और सेल्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? कम। तो नेचुरली ये चीज होने वाली है, द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ व्हाट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसको क्या बोलना है आपको, डिफ्यूजन ऐसा बोलना है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये मूवमेंट कब तक चलती रहेगी, जब तक क्या नहीं मिल जाता हमको, इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन क्या नहीं हो जाता है, सेम नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। तो इस तरह इस सेल्स को ऑक्सीजन मिलने वाला है। सेम चीज किसके साथ होने वाली है, न्यूट्रिएंट्स। मान लो कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, सेल में कम है, तो वापस ये ग्लूकोज हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां पे चला जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड द सेल विल गेट द ग्लूकोज। तो जनरली इपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स इसी तरह मिलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट आपको मैं बोलने वाला हूं अबाउट द इपिथेलियल टिश्यू, दैट दिस टिश्यू हैज अ वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। टिश्यू में बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है किसकी, रीजनरेशन की। ये वर्ड सुना होगा आपने, ओके, रीजनरेशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वॉल लिजर्ड का। घर में जो छिपकली आती है, बहुत बार क्या होता है, दीवार पे छिपकली है, आपने उसको देखा, झाड़ू उठाया और उसको मारने की कोशिश की, एक जोर से आपने उसको फटका दिया, तो आपको वो टेल जो है वो नीचे गिर जाती है। टेल नीचे गिरने के बाद भी मूव करती है, आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो किसके ऊपर चला जाता है, टेल के ऊपर। आप वो टेल को जब तक देखते हो तब तक वो छिपकली वहां से गायब है। आपको लगता है आपने झाड़ू मारा इसलिए वो टेल टूट गई, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली वो खुद उसने ही गिरा दी है नीचे, आपको डाइवर्ट करने के लिए। अभी जो टेल ब्रेक हो चुकी है उसकी, कुछ दिनों के बाद वो टेल क्या हो जाएगी, वापस बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, रीजनरेशन ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो आपकी इपिथेलियल टिश्यू है, इसके अंदर भी इसकी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। अगर सेल्स कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो बहुत इजीली क्या हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं, वापस वो एक बार बन सकते हैं। ओके, तो these are the general characters of which type of tissue, epithelial tissue। जनरल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना है। ओके, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, अगर ये जनरल कैरेक्टर समझ में आ गए, इसका मतलब है आपको पूरा टिश्यू समझ में आ गया। अगला पार्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ पॉइंट्स तो कभी भी बदलने वाले नहीं है। जब हम इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को देखेंगे, तो इसमें कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस विल बी एब्सेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हर जगह पे रहेगा, ये कहीं पे बदलने वाला नहीं है। अवैस्कुलर का पॉइंट भी रहेगा। ओके, तो ये समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ओके, पहला पॉइंट मैंने बताया कि टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द आउटर और इनर सरफेस ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स। ये टिश्यू जो है वो क्या फॉर्म करता है, लाइनिंग फॉर्म करता है। कहां कहां पे, आपके ब्लड वेसल्स में, बॉडी के अलग अलग डक्ट्स के अंदर, देन हॉलो ऑर्गन्स के अंदर, एज वेल एज योर बॉडी कैविटीज। टिश्यू का जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, तीनों के तीनों लेयर्स है। द टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म एज वेल एज व्हाट, मेसोडर्म। देन सेल्स का अरेंजमेंट जो है वो कैसा है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब सेल्स टाइटली पैक होते हैं, दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी खाली जगह नहीं होती है। सो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो क्या होता है, एब्सेंट। आपके जो सेल्स है, दे आर रेस्टिंग ऑन डबल लेयर्ड एंड नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल्स के नीचे सेल्स किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, एक डबल लेयर्ड और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, जिसको आपने नाम दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने बोला ये नॉन सेलुलर है, सेल से नहीं बना है, इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, उससे बना होता है। ओके, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से टिश्यू में देखा जाता है, इपिथेलियल टिश्यूज के अंदर। बाद में आपने बताया कि ये जो टिश्यूज है, ओके, दे हैव देयर ओन नर्व सप्लाई। टिश्यू को खुद का क्या प्रेजेंट है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट है, बट द टिश्यू इज अवैस्कुलर। अवैस्कुलर का मतलब इट डू नॉट हैव डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, इसको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ये न्यूट्रिएंट्स कैसे लेती है, न्यूट्रिएंट्स उसको कैसे मिलते हैं, तो मैंने बोला बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द न्यूट्रिएंट्स विच डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ऐसे न्यूट्रिएंट जो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड वेसल के बाहर आ रहे हैं, दे विल बी एब्जॉर्ब बाय द सेल्स। सेल ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, सिंपल। तो और लास्ट पॉइंट हमने बताया कि टिश्यू इज हैविंग अ वेरी गुड कैपेसिटी ऑफ व्हाट, रीजनरेशन। तो ये हो गए आपके इपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टर्स। इसके जो टाइप्स है,
वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो कल का जो लेक्चर होगा वहां पे हम इपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये लेक्चर आपको प्रॉपरली क्या करके आना है, रिवाइज करके आना है। अभी थोड़ी देर के बाद, लेक्चर खत्म होने के 5-10 मिनट के बाद आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर इस चैप्टर के नोट्स आ जाएंगे। जैसे जैसे लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं। ओके, वापस एक बार मैं बोल रहा हूं, आपको बायोलॉजी के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक के अंदर ये सारे नोट्स लिखने हैं। टेक्स्ट बुक में डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो है पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आती है, तो जो मैं नोट्स आपको भेज रहा हूं वो सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किए हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट उसको लिखा हुआ है। ओके, फ्लो डायग्राम्स और चार्ट्स के फॉर्म में वो दिया हुआ है, तो वो समझने में ज्यादा आसानी होती है। और ये नोट्स आपको पूरे 2 साल यूज करने हैं, तो प्रॉपर डेकोरेटिव फॉर्म में लिखो, अलग अलग कलर के पेन्स यूज करो, हाइलाइटर यूज करो। ओके, कुछ बच्चे मैंने देखे वो जो स्टिकी नोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब लेक्चर में अगर उनको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि सोमा का मतलब बॉडी होता है, स्टॉस का मतलब क्या होता है, टिश्यूज होता है, तो ऐसे पॉइंट्स वो उस स्टिकी नोट्स के ऊपर वहीं पे चिपका के रखते हैं। तो ये भी एक तरीका है स्टडी का, इसी तरह भी जा सकते हो। ओके, और अगर यहां पे इस टॉपिक में आज के लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया वहां तक अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई जस्ट ओपन माई चैट बॉक्स, मेरे चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं मैं। ओके, किसी को अगर कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी। मेरे चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई ऑल्सो हैव दिस। मध्ये काही बंद झालं होतं का लेक्चर? चलो रोहन, यस, आज का कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ओके, वी आर कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग दिस, कोशिश कर रहे हैं हम अच्छे से अच्छे कैसे कर सके इसको। शायद बीच में कुछ नेटवर्क इशू की वजह से लेक्चर रुका था। ओके, चलो क्या बात है, बढ़िया है। ओम को कोई डाउट नहीं है, साक्षी को कोई डाउट नहीं है, रोहिणी इज ऑल्सो सेइंग क्लियर। स्टार्टिंग का मिस हो गया था नेट इशू के कारण। सनी कोई दिक्कत नहीं, वापस एक बार देख सकते हो, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद बफर भी नहीं होगा। ओके, तो वापस एक बार इस लेक्चर को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ठीक है प्रथमेश, सब चैप्टर के नोट्स डालता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अमोल, अवैस्कुलर का मतलब है टिश्यू डोंट हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई, उसको खुद का डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ऐसे चीज को हम बोलते हैं अवैस्कुलर। तो ये टिश्यू जो है वो अवैस्कुलर है, खुद का डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, ये होता है अवैस्कुलर का मीनिंग। ओके, पूजा के भी डाउट्स क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थना को भी नहीं डाउट, वेरी गुड। विधि, ऋतुजा, कृष्णा, यस, क्या बात है। सृष्टि, प्रेम, सुयश, वेरी गुड। अरे ना, वापस एक बार बफरिंग हो रहा है, अभी तो मुझे नहीं लगता है, अभी तो क्लियरली चल रहा है, नो बफरिंग। दीप्ति, चलो दीप्ति को भी सारे डाउट्स क्लियर है, सानिका को भी कोई डाउट्स नहीं है, वेरी गुड। वैशाली, ओमकार, क्या बात है। चलो कुछ डाउट होगा तो पूछ लो फटाफट। ऑडियो डीसिंक हो रहा है, ओके। सनी एक बार रिफ्रेश मारो, ओके, और थोड़ा सा लेक्चर खत्म होने तक वेट करो। क्या होता है ना कि जब ये लेक्चर यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग जब हम खत्म कर देंगे तो प्रोसेस होके अपलोड होता है लेक्चर,
तो उसमें वो जो डी सिंक का प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेगा। शायद नेटवर्क इशू की वजह से आगे पीछे हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग में, ओके, लेकिन खत्म होने के बाद ये जब ये प्रोसेस होकर अपलोड हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, डोंट वरी। सेल डिवीजन के नोट्स के आंसर की, ठीक है ऐश्वर्या, भेजता हूं। सबसे पहले तो मैं आपके आंसर की के वेट कर रहा हूं। सब चैप्टर्स के नोट डालने वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ठीक है, आई थिंक किसी को कुछ डाउट्स नहीं है, सबके डाउट्स क्लियर है। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। आई विल अपलोड ऑल द नोट्स, ओके। कल के लेक्चर में ये सब कुछ रिवाइज करके आना है, ओके। अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए यहां पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।